वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआर सर। तो गाइस हम लोग ओसीएन के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ आ चुके हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। और जिन्होंने देखा है वो आप लोगों को समझा होगा। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट या सेकंड हाफ पे बढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो भी सीखा था उसका क्विक रिवीजन एक ले लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक यानी कि पैसे के रिलेटेड, नॉन इकोनॉमिक जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होते। उसके बाद हमने देखा था बिजनेस। तो बिजनेस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि कुछ प्रॉफिट मोटिव है या टू पार्टीज है, दो पार्टी चाहिए बिजनेस को, या डीलिंग्स गुड्स और सर्विसेज में होती है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग्स में। फिर हम लोगों ने प्रोफेशन देखा था, प्रोफेशन के फीचर्स देखे थे। तो उसका एम था, एम क्या था? तो पैसा कमाना, लेकिन कैसे? तो सर्विस देके। फिर क्वालिफिकेशन नेसेसिटी था वहां पे। फिर फाइनेंशियल रिटर्न्स था, नेचर ऑफ वर्क। फिर नॉन ट्रांसफरेबल होता है प्रोफेशन। फिर एम्प्लॉयमेंट देखा था हम लोगों ने। एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि फीचर्स थे उसके, तो फीचर्स में एम था, एम क्या था? लेकिन पैसा कमाना, बट अपना जो हेड है या बॉस है उसका काम करके देना प्रॉपर टाइम पे। फिर कैपिटल, कैपिटल उसमें लगता ही नहीं क्योंकि हम काम कर रहे हैं किसी के अंडर। फिर नॉन ट्रांसफरेबल होता है ये भी। इसका नेचर ऑफ वर्क किस पे डिपेंड करता है? तो जो काम आप लोग कर रहे हो उस चीज पे डिपेंड करेगा। गाइस ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट चालू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस के सिर्फ पैसा कमाना ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बिजनेस और भी बहुत सारा अलग अलग ऑब्जेक्टिव कवर करता है। तो पहला है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में यानी कि क्या होगा कि पैसे के रिलेटेड या पैसा कैसे इकोनॉमी के हिसाब से वो क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। तो पहला है अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो कुछ फायदा है क्या वो बिजनेस का? नहीं। वो बिजनेस सरवाइव करने के लिए हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारे बिजनेस का। फिर नेक्स्ट है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अभी बिजनेस कई बार जैसे आप देखोगे कि आईफोन है या सैमसंग है, नए नए फीचर्स ला रहा है अपने फोन्स में। अलग अलग कंपनी नए नए फीचर्स ला रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्पेसिफिक 10 कस्टमर है, वो 10 कस्टमर के हिसाब से नहीं चल सकते। उनको नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तभी उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तभी उनका मार्केटिंग ज्यादा होएगा, तभी उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। फिर थर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि क्या? रीड करते हैं। इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज which result into improvement in product or process of production. It has to spend money on research and development, market survey, use of technology, etc. Innovation यानी कि क्या? कि बिजनेस जो है, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये लैपटॉप का बिजनेस है। लैपटॉप के बिजनेस में अगर मैं एक ही सिंपल सा सादा लैपटॉप बनाते चल रहा हूँ, उसमें मैं कोई चेंज नहीं ला रहा, उसका स्क्रीन क्वालिटी, उसका वीडियो क्वालिटी या उसका बैटरी बैकअप, उसका स्टोरेज कुछ बढ़ा नहीं रहा, तो वो कस्टमर्स बाकी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें इनोवेशंस करने पड़ते हैं कि जैसे मैंने 5000 mAh का बैटरी बैकअप था तो उसको हम लोग ने 7500 कर दिया या उससे बढ़ा दिया। स्क्रीन क्वालिटी हम लोग ने HD से 4K पे लेके आ गए, हम लोग ने वो चेंजेस कर दिया। तो वो सारी चीजें इनोवेशंस में होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो रिसर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर मार्केट में सर्वे करना पड़ता है। यानी कि क्या? कि मार्केट में जाके देखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, डिमांड प्रोडक्ट का रेप्यूटेशन क्या है मार्केट में, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, वो है बेस्ट पॉलिसी यूज ऑफ रिसोर्स और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि क्या? रिसोर्सेज जो है हमारे पास स्केर्स होते हैं। अभी जो अपन नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड है, कुछ रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो चेक करना होता है कि हम उनका पूरा यूज कर रहे हैं क्या, एंड तक का उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम जैसे एंड तक का यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप बनाने का है, इसका जो कोटिंग है ये प्लास्टिक या मेटल का है, मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ और मैंने क्या किया कि मैं 1 टन रॉ मटेरियल लेके आया, उसमें से मैंने सिर्फ समवॉट कुछ तो भी 0.5% ही यूज किया, बाकी मैंने फेंक दिया। तो वो मेरा प्रॉपर पॉसिबल यूज नहीं हुआ। जब तक मैं उसका एंड तक यूज नहीं करता उसको प्रॉपर पॉसिबल यूज बोलते हैं। उससे क्या होता है? तो हमारा जो है प्रोडक्शन ज्यादा होता है
और कम दाम में हमको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, यानी हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो फिर नेक्स्ट जाने से पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एक बार सारे वापस देखते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कितने, 4 है। एक अर्निंग प्रॉफिट, फिर सर्चिंग न्यू कस्टमर, इनोवेशन और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि जो पब्लिक के रिलेटेड या जो हमारे कस्टमर्स है या जो हमारा मार्केट है, उनको उनके लिए हम क्या करते हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, या उनके लिए हमारा बिजनेस का क्या पॉइंट बनता है, क्या सर्व करना चाहिए उनको। तो पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या अपने जो बिजनेस है, जैसे मेरा ये लैपटॉप का बिजनेस हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं अगर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं दूंगा, वो आज घर लेके गए, कल जाके बैटरी खराब हो गई, परसों जाके स्क्रीन खराब हो गया, तो मेरे प्रोडक्ट का जो है वो नाम तो खराब हो गई होगा और कंपनी में नहीं चलेगी। तो इसीलिए हमको प्योरिटी, प्योर प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट्स देने चाहिए और जो ड्यूरेबल है वो प्रोडक्ट्स हमको पहुंचाने चाहिए। ये सारी चीजें आती है हमारी सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि क्या, कई जगह पे जो मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें केजीज में बिकती है, कुछ चीजें लीटर्स में बिकती है, वहां पे हम लोग अगर वेइंग मशीन के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं, वेइंग मशीन में कुछ हम लोग फॉल्ट ला के रखते हैं कि जैसे 1 केजी का है, 1 केजी को हम लोग 800 ग्राम्स पे हमारा मशीन 1 केजी दिखा देता है। तो ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिसेस बंद करवा देनी चाहिए, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें बंद करनी चाहिए, इनको बोलते हैं अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होता है, यानी कि क्या कि ये सोशली भी हेल्प करता है और इकोनॉमिकली भी हेल्प करता है। इकोनॉमिकली हमने देखा प्रॉफिट कमाना, फिर प्रॉपर यूज करना रिसोर्सेज का। सोशली क्या, तो एक बिजनेस अगर मैं खोल रहा हूं तो वो बिजनेस ने ये अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। अगर वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बड़ा सा एरिया लेके वो बिजनेस चले जा रहा है, तो उसका सोशली कोई इफेक्ट नहीं है, उसका सोशली कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बताया। फिर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ एम्प्लॉइज आर प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working conditions, impartial personal policies, offering incentives. अब यहाँ पे क्या कि हमारे जो वर्कर्स है, कुछ स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड यानी कि क्या, जो एजुकेटेड वर्कर्स है, अनस्किल्ड यानी कि जो लेबर्स है या वार्ड बॉयज है, जनरली ये सब वार्ड बॉयज नहीं, ऑफिस बॉयज है, जो ये सब अनस्किल्ड होते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना, यानी कि इनको प्रॉपर वेजेस देना, फिर इनका बराबर से जैसे क्वार्टर्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो क्वार्टर्स प्रोवाइड करना, फिर उनको वर्किंग कंडीशन जो है उनका सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री में आप ये नहीं कर सकते कि उनको ग्लव्स नहीं दिया या मास्क नहीं दिया, तो वो वर्कर्स का केयर लेना प्रॉपरली। ये आ गया हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज में। नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे अभी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि क्या, नए नए इंडस्ट्रीज फास्टली ग्रो हो रहे, अलग अलग प्रोडक्ट्स ला रहे लोग, अलग अलग चीजें ला रहे, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन वेज यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, तो ट्रैफिक जैम्स अराइज होता है। फिर जैसे एक इंडस्ट्री खोली, उसने 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो 10,000 लोग क्या करेंगे, 10,000 लोग वहां से शिफ्ट होके वो फैक्ट्री के पास जाके अपना ये बसा लेंगे, सेटलमेंट वहां पे सेट कर लेंगे, तो स्लम्स का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी एक इंडस्ट्री को जब ग्रो कर रहा है, तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री को देख के ग्रो करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि क्या, बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि बिजनेस जो है, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन बिजनेस को जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस का इंडस्ट्री है पूरा, उन्होंने गुड कॉज के लिए डोनेट करना चाहिए। जैसे स्लम्स है, स्लम्स का डेवलपमेंट के लिए डोनेट करना चाहिए। फिर उसके बाद से उन लोगों ने जैसे कुछ ये होते हैं एनजीओज है या एनजीओज है, अनाथ आश्रम है, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहिए, इनका एजुकेशन बैक करना चाहिए, इनका एजुकेशन स्कॉलरशिप करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ गई। हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में 6 पॉइंट है टोटल। एक है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेकंड अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
welfare of employees, help to solve social problems and contributing to welfare. तो गाइस हम लोग ने अभी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखे। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बाद से एक आ जाता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अभी बिजनेस का हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि भाई बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, लेकिन वो प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में? एक तो हमको पता है सर्वाइवल, लेकिन उसके और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो पहले रोल पे आते हैं रिटर्न टू द इन्वेस्टर, यानी कि क्या जो इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेस है, जैसे करोड़ रुपए एक, जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मुझे 1 CR रुपीस रेज करना है, मैंने 50 लाख डाला, मैं 50 लाख किसी और से लूंगा, लेकिन वो सामने वाला मुझे वो पैसा कब देगा? जब मैं उसको अश्योरिटी दूंगा कि मेरा बिजनेस भाई प्रॉफिट कमाने वाला है, देखो तेरा पैसा वापस दूंगा। तो ये हो गया रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। फिर नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है? अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, वो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो उसको अपने प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट चाहिए रहेगा, उसको अपना इंडस्ट्री बढ़ाना है, तो उसके लिए वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा लगाएगा। डेवलपमेंट यानी कि क्या? फॉरेन से नई टेक्नोलॉजीज मंगवाएगा, उससे अपना प्रोडक्ट डेवलप करेगा, रिसर्च करेगा कि मार्केट में और कौन से नए प्रोडक्ट की हमारे प्रोडक्ट में और कौन सा ये मॉडिफिकेशन लाएंगे, एडजस्टमेंट लाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगेगा। फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब प्रॉफिट कमा रहा है कोई बिजनेस, तो वो पैसा बचा के तो रखेगा नहीं। जैसे मैंने नासिक में एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, मैं ग्रो करूंगा, मेरा बिजनेस एक्सपांड करूंगा, नासिक से मुंबई लेके जाऊंगा, मुंबई से फिर कहीं और लेके जाऊंगा, जितना हो सके मैं पैन इंडिया जाने का ट्राई करूंगा। उस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ एंड एक्सपांशन में भी हेल्प करेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होता है? तो प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। इट आल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of the organization. अब प्रॉफिट क्या करता है? बिजनेस कई बार लोन्स लेता है या उसके ड्यूज होते हैं, जैसे मशीनरी को क्रेडिट पे खरीदता है, तो ये सारी वो सारे ड्यूज टाइम पे पे करता है। फिर एम्प्लॉयज को दिखता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। अब जब किसी बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो वो जनरली बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करता है या इंसेंटिव ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीजों से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि भाई हमको पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम एफिशिएंटली काम करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी। फिर मींस ऑफ लाइवलीहुड। मींस ऑफ लाइवलीहुड यानी कि क्या, जो बिजनेसमैन है, जैसे मैं ओनर हूँ कोई बिजनेस का स्पेसिफिक, तो मेरे लिए तो भाई जो पैसा प्रॉफिट से आएगा मैं वही रखूंगा, मेरा घर उसी से चलेगा, मेरा खाना पीना है जो भी है मेरा सब उसी से चलने वाला है, तो वो एक मींस ऑफ लाइवलीहुड हो गया प्रॉफिट मेरे लिए। फिर रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब जैसे हम लोग ने देखा था कि कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं चल सकता। मैं कोई भी बिजनेस चालू कर रहा हूँ, जैसे लैपटॉप का बिजनेस चालू किया, ऑलरेडी इस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, डेल है, एचपी है, ये सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करना, फिर मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, मेरा प्रोडक्ट चलेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये सारे रिस्क का जो रिवॉर्ड मिलता है वो हमको प्रॉफिट है। अगर चल गया तो भैया प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट आया मतलब रिवॉर्ड मिला। फिर नेक्स्ट सर्वाइवल के लिए। अब सर्वाइवल के लिए कैसे हेल्पफुल है? जैसे हम लैपटॉप के बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एचपी है और एक तरफ डेल है। अब एचपी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, एचपी ने प्रॉफिट कमा के अपने इसमें ऑटोमेशन ला दिया, फिर फोल्डेबल स्क्रीन्स ला दिए या कीबोर्ड पैनल में लाइट्स दे दी। अब यहीं पे डेल का प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो वो ये सारी फीचर्स ला पाएगा क्या? तो नहीं ला पाएगा, और नहीं लाया यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। लोग जो डेल का कस्टमर्स है वो एचपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है वो सर्वाइवल के लिए भी हेल्प करता है। अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो कितने रोल्स है टोटल में? तो 8 रोल है टोटल बिजनेस के, 8 नहीं 7 रोल्स है। पहला है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं अपन लोग, फिर बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन कर सकते हैं, फिर इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी अपने बिजनेस की और एम्प्लॉयज की। फिर मींस ऑफ लाइवलीहुड है बिजनेसमैन को। फिर वो रिवॉर्ड फॉर रिस्क है, जो हम लोग रिस्क लेते हैं बिजनेस में उसका रिवॉर्ड है। देन लास्ट है वो है सर्वाइवल, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अभी आप देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी भी क्लासिफाई की जाती है 2 पार्ट में, जो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री आगे क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री में, और कॉमर्स को आगे 2 इसमें क्लासिफाई किया जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के 7 पॉइंट है, ट्रेड के होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड है, उनके अलग अलग पॉइंट्स है।
तो ये सब देखते हैं हम लोग अभी। तो पहले तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री यानी कि क्या? इंडस्ट्री implies to the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready to use. इंडस्ट्री का काम क्या है? तो वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर से मिलते हैं, रॉ मटेरियल, उनको यूज करके या उनको मैन्युफैक्चर करके रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स बनाने का काम इंडस्ट्री करती है। और इंडस्ट्री का जो पहला ये है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री जनरली जो होती है वो नेचर ओरिएंटेड या कंसर्न विद नेचर होती है, यानी कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है या जो भी काम करती है वो नेचर के आसपास रहती है, यानी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के आगे तीन पार्ट है, जो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री यानी कि क्या? इसमें फार्मिंग आ गया, कल्टीवेशन ऑफ लैंड आ गया, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेट कंडीशंस, रेनफॉल, ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि फार्मिंग करना या लैंड को कल्टीवेट करके क्रॉप्स ग्रो करना, वो क्रॉप्स आगे सप्लाई करना। फिर उसके बाद से आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि क्या? तो ये रॉ प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल के मैन्युफैक्चर करती है और एक्सट्रैक्ट करती है। अब वो सॉइल निकालती है, सॉइल में से ऑयल निकालेगी, एयर में से अलग अलग केमिकल्स, मिनरल्स निकालेंगे। फिर उसके बाद से अंडरग्राउंड वो लोग अंडरग्राउंड मिनरल्स वगैरह निकालते हैं वो लोग। फिर उसके बाद से फिशिंग या फॉरेस्ट्री करते हैं, इसमें वो लोग फिशिंग करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग, ओशन से फिशेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर फॉरेस्ट्री में से फॉरेस्ट से वो लोग रबर वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रीज हो गया, वुड है, लीव्स है, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये सारी चीजें फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है किस लिए? तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और थर्ड पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है? तो एनिमल्स या प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो गया, फिर उनका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर है, हॉरिकल्चर है, ये सारी चीजें हो गई। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स बनाएगा या प्रोडक्ट्स बनाएगा ना, वो हम लोग किस पे डिपेंड करेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री पे। इसका पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैनपावर। The final goods may be capital goods or consumer goods. Example: textile, sugar, paper industry, etc. इनका काम क्या है? तो रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करना इनटू फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि जो अपना टेक्सटाइल्स है, ये कॉटन उठाते हैं मार्केट से, उसको प्रोड्यूस करके कपड़े बनाते हैं। फिर शुगर है, तो शुगर केन से शुगर बनाना या पेपर बनाना, ये सारी चीजें आ गई हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। देन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी कि क्या? डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, टनल्स, रोड्स, ये सारी चीजें जो बनाती है वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। इमूवेबल वेल्थ बोलते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी चीज बनाएगी उसको इमूवेबल वेल्थ बोलते हैं। इमूवेबल वेल्थ यानी कि क्या? जैसे रोड्स है, बिल्डिंग्स है, आप इनको उठा के लेके जा सकते हो क्या? नहीं, लेकिन इनका मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होता है। फिर उसके बाद से आ जाता है थर्ड, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री यानी कि दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, which comes under the traditional category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry and entertainment industry। यानी कि क्या? टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक बोलते हैं ना बैक एंड पे काम करने वाला इंडस्ट्री है, या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो इंडस्ट्री वो टर्शियरी है। ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, एग्रीकल्चरल है, मुझे किसी के फार्म से प्रोडक्ट लेके आना है तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, बैंक लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, अभी ये सारी चीजें कैसे हेल्प करती है? तो कोई कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो विजिट्स रखती है, तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंडर टूरिज्म इंडस्ट्री हेल्प करता है उनको। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का सेकेंड पार्ट है। कॉमर्स का मीनिंग देखते हैं, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी
which is concerned with distribution of goods and services produced by the industry। यानी कि क्या कॉमर्स का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जो हमारा इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, जैसे शुगर, पेपर इंडस्ट्री या जो भी चीज बना रहा है वो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, कॉमर्स। कॉमर्स का पहला पार्ट है ट्रेड। ट्रेड यानी कि क्या, जो मनी के वर्थ में ट्रेड करता है। यानी कि मैं जैसे ये लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप लेके जाऊंगा मार्केट में, उसको पैसा लेके मैं लैपटॉप प्रोवाइड करूंगा उसको, तो ये हो गया होम, ये हो गया ट्रेड। अब ट्रेड के भी दो पार्ट है, एक होम ट्रेड है और इंटरनल, होम या इंटरनल ट्रेड। इसका क्या होता है, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यानी कि क्या, जो कंट्री का बाउंड्री है, जैसे इंडिया कंट्री के अंदर ही वो ट्रेड होता है। जैसे वो जो इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर ही बनी हुई है और वो इंडिया के अंदर सप्लाई कर रही है और लोग उसी से खरीद रहे हैं। उसको आगे डिवाइड किया जाता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड यानी कि क्या, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना एंड उसको फिर ऑफर रेट पे यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे बेचना। एंड रिटेल रेट्स यानी कि क्या, जो हमारा सादे ग्रोसरी शॉप्स हो गए, वो सारी चीजें, वो सब रिटेल रेट्स पे आ गए। अभी आप लोग देखेंगे कि कई बार आपके घर वाले या पेरेंट्स बोलते होंगे कि होलसेल प्रोडक्ट लेके आते हैं या होलसेल में से जाके लेके आते हैं, होलसेल मार्केट में से, तो वहां पे सस्ती मिलती है चीजें, जबकि रिटेल में वो लोग बहुत सारे अलग अलग चार्जेस ऐड करके फिर आपको मिलता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन या एक्सटर्नल ट्रेड। ये क्या होता है, बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। जब दो डिफरेंट कंट्री में ट्रेड होता है, जैसे इंडिया या रशिया में ट्रेड हो रहा है, इंडिया अमेरिका में ट्रेड हो रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के तीन पार्ट होते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड यानी कि क्या, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जैसे अभी इंडिया है, इंडिया कहीं से तेल लेके आ रहा है, इंडिया ने तेल खरीदा, तो वो इंपोर्ट ट्रेड हो गया कि मैं बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, मैं मेरी कंट्री में लाके उसको बेच रहा हूँ, इंपोर्ट करके बेच रहा हूँ। उसके बाद से एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन जब हम इंडिया से कोई चीज बाहर, जैसे इंडिया से स्पाइसेस बाहर ट्रेड करते हैं, इंडिया से स्पाइसेस हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें बाहर बेचते हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। एंड इंटरपोर्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि क्या, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी इंपोर्ट करके बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आया मैं, उसको मेरे प्रोडक्ट में डाल के, डिवाइसेस में डाल के बनाया और आगे बेच दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई इंडियन सेलर है जो जापान से गुड्स इंपोर्ट करता है और उसको फिर बाद में अफ्रीका में बेचता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि क्या, ऑल दोस एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कि जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करना यानी कि क्या, अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है, वो सारे फैक्टर्स आ गए हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो पहला है ट्रांसपोर्ट। अगर आपका ट्रेड में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या विद इन द कंट्री भी है, मुझे महाराष्ट्र से दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट लगेगा, और अगर मेरा ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो वो ट्रेड बहुत अफेक्ट होएगा। एंड इफ वहीं पे ट्रांसपोर्ट मेरा फास्ट है, जैसे मैं विद इन आवर्स या विद इन डेज कोई दूर दूर जगह में पहुंचा दे रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट जो भी है, तो वो मेरे ट्रेड को स्मूथली हेल्प करेगा। मेरा जो बिजनेस है या मेरा जो काम है, ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना वो मटेरियल या प्रोडक्ट, वो अच्छे से फुलफिल हो पाएगा। फिर वेयर हाउसिंग यानी कि क्या, जैसे मेरा इंडस्ट्री दिल्ली में, लेकिन मुझे गुजरात, महाराष्ट्र, फिर और अलग अलग जगह, आसाम, ऐसे जगहों पे मुझे वो प्रोडक्ट बेचना। जैसे शुगर का, टी का एग्जांपल ले लेते हैं। आसाम में सबसे ज्यादा चाय बनती है, एग्जांपल ले लेते हैं, आसाम में टी बन रही। अब वहां से टी नासिक भी आती है, मुंबई भी जाती है, गुजरात भी जाती है, दिल्ली भी जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो डायरेक्टली आसाम से नहीं आता है, तो वो लोग दिल्ली में एक उन्होंने अपना वेयर हाउस बना दिया, उन्होंने फिर महाराष्ट्र में एक वेयर हाउस बना दिया, महाराष्ट्र के अलग अलग सेक्टर्स में वेयर हाउस बना दिया, वहां पे प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं, एंड जब मार्केट में डिमांड होता है तो वहां से वो प्रोडक्ट आगे सप्लाई करते हैं, तो इसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। फिर इंश्योरेंस यानी कि क्या, अब कोई भी बिजनेस हो उसमें इंश्योरेंस लगता ही लगता है, रिस्क होता है। अब चाय का एग्जांपल ही ले रहे हैं, अब उनका चाय सड़ गया या बारिश हो गई तो सारी चाय पत्ती या जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है टी का, वो सब सड़ गया है, खराब हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना भी एक काम होता है कि इंश्योरेंस है तो एक बार बिजनेस को कम रिस्क रहेगा, उसका लॉस जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये चीज हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड का थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग।
बैंकिंग यानी कि वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली। बैंक सप्लाई मनी, adequate funds can be obtained from the bank. Bank provides loan, overdraft, cash credit to the businessman। यानी कि क्या कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई बार पैसा कम पड़ जाता है, या कोई नया प्रोडक्ट है या नया डील लिया है हमने, तो उसके लिए जो पैसा है हम बैंक से उठाते हैं। कैसे? तो लोन के इसमें कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट वगैरह लेते हैं। उसके बाद से एडवर्टाइजिंग यानी कि क्या? तो अगर मेरा चाय का प्रोडक्ट है जैसे ताज या रेड लेबल टी है, तो उसका जितना एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। फिर एक है मर्चेंटाइल एजेंट्स, यानी कि क्या? कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल टू कॉन्टैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेलर्स टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स। The difficulty is solved by mercantile agents. They bridge the gap between the buyer and the seller. Brokers, estate agent are some of the example of mercantile agents. यानी कि क्या? अभी आप लोग देखोगे ब्रोकर्स बोलते हैं, जिनको एस्टेट एजेंट्स बोलते हैं। कुछ लोग आते हैं कि हमको रेंट पे फ्लैट चाहिए। अब वो लोग मुंबई से नासिक आए, उनको नासिक तो पता नहीं है, तो रेंट पे फ्लैट उनको कौन देगा? तो एस्टेट एजेंट जाके बताता है कि भाई हमारे मालिक का इधर फ्लैट है, आपको अच्छा लगे तो वो ले लो। तो वो क्या होगा कि वो एक गैप फिल कर रहा है, बायर और सेलर के बीच का गैप फिल करने का काम करता है हमारा मर्चेंटाइल एजेंट। फिर कम्युनिकेशन, आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है या सबसे ज्यादा जो की पॉइंट है कोई भी प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बेचने का या मार्केट में अच्छे से लॉन्च करने का, तो वो है कम्युनिकेशन। फिर वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो गया, या बैनर होल्डिंग्स के थ्रू हो गया, या माउथ कम्युनिकेशन है, कोई भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो, इसके थ्रू वो अच्छे से होता है। बिजनेस का जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का डिलीवरी जो है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन की वजह से अच्छी होती है। पोस्टल सर्विसेज है, ईमेल्स है, ये सारी चीजें है। जैसे तो हम लोग एक बार ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देख लेते हैं। पहले तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि जो हमारा बिजनेस फैसिलिटेट करेगा, जो हमारा ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा स्मूथ रनिंग में, उसका स्मूथली ट्रेड हो सकता है, वो सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आ गया। तो इसमें टोटल हमने देखे 7 पॉइंट्स। 7 कौन से? तो पहला ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। फिर वेयर हाउसिंग प्रॉपर होना चाहिए। वेयर हाउसिंग से टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट होता है, यानी कि क्या? कम टाइम में हम ज्यादा जगह प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। फिर इंश्योरेंस, यानी कि रिस्क मिनिमाइज कर देना। बैंकिंग, फंड्स कम पड़ गया नया एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो फंड ले लेना। फिर एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो जल्दी बिकेगा प्रोडक्ट। फिर मर्चेंटाइल एजेंट्स, यानी कि बायर और सेलर के बीच का जो गैप फिल करता है उसको हम मर्चेंटाइल एजेंट बोलेंगे। फिर कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या है, किस वजह से प्रोडक्ट है, क्या चीज के लिए, क्या हेल्प करेगा प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आती है हमारे कम्युनिकेशन में। तो गाइस हमारा ओसी का चैप्टर 1 यही था। ओसी के चैप्टर 1 में हम लोग ने पूरे चैप्टर में सिर्फ देखा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के कौन से पार्ट्स आते हैं, या बिजनेस किस किस चीजों के रिलेटेड आता है। फिर बिजनेस में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर प्रॉफिट का रोल क्या है। फिर ट्रेड देखा हम लोगों ने, कौन से ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होता है। फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देखा। फिर प्रॉफिट का रोल देखा बिजनेस में। फिर सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखे। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में इसीलिए दी थी ताकि आप लोग आगे बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छे से समझ पाए कि ये बेसिक एक बोलते फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इसीलिए आपको दी हुई थी। तो गाइस दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ओसीएम। गाइस मैं होप करता हूं आप लोगों को दोनों पार्ट अच्छे से समझे होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप हमको डिस्कॉर्ड पे या हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड गाइस आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी डाउट है या कुछ भी मॉडिफिकेशन लाना था प्लीज कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।